जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या पूर्वी घाट, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में हम पढ़ चुके हैं पूर्वी घाट का विस्तार, उसके बाद पूर्वी घाट किन किन राज्यों में फैला है और उसकी लंबाई कितनी है, प्रमुख चोटियाँ कितनी कौन कौन सी हैं उसमें। तो हमने पूर्वी घाट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में हम देखते हैं किसका विस्तार और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए, तो दक्कन का पठार स्टार्ट करने से पहले हम इससे पहले वाली क्लास का 5 मिनट के लिए रिवीजन करते हैं। चलिए भाई, तो हमने पढ़ा था क्या पूर्वी घाट। पूर्वी घाट तो मैंने बताया था कि जो हमारा पूर्वी घाट है ये एक बलित पर्वत है। क्या है ये? बलित पर्वत है। ठीक है, बलित पर्वत। मैंने बलित पर्वत की डेफिनेशन भी बताई थी आपको कि ऐसा पर्वत जिसका निर्माण नदियों के अपरदन के कारण या कोई बहुत बड़ी चट्टान थी और उसका लगातार ह्रास हो रहा है और जो शेष मात्र रह गया है उसको क्या बोलते हैं हम? बलित पर्वत। ठीक है, तो बलित पर्वत क्या है? ये पूर्वी घाट क्या है? बलित पर्वत। ठीक है, चलिए, मैंने बताया कि इसका जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ, तो वो हुआ था कैम्ब्रियन काल में। किसमें? कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, इसका निर्माण किस काल में हुआ? कैम्ब्रियन काल में। जबकि जो पश्चिमी घाट था हमारा उसका जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था इसमें प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, चलिए, उसके बाद मैंने बताया था कि इसकी औसतन ऊंचाई जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं आपको। इसकी औसत लंबाई कितनी बताई थी? तो मैंने बताया था 1350 किलोमीटर। इसकी जो औसत लंबाई है वो कितनी है? 1350 किलोमीटर। इतना विस्तार है भाई इसका। तो इसमें मैं बता चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में, सभी कुछ इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है हमने। तो ये रिवीजन के लिए था, आपको ध्यान रखना है। अब हम आज पढ़ेंगे दक्कन का पठार। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। क्या पढ़ना है हमको? दक्कन का पठार। चलिए भाई, तो दक्कन का जो पठार है सबसे पहले पढ़ते हैं हम उसमें कि हमको पता होना चाहिए कि वो मुख्यतः किस राज्य के अंतर्गत है और उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। क्योंकि आपका किसी भी कोई भी चैप्टर हो, आपका आधार मजबूत होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका बेस मजबूत होगा तो आप उसमें कुछ भी पूछ ले, आप उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो दक्कन का जो पठार है इसका जो निर्माण हुआ, इसका निर्माण किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ और किसके कारण इसका निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका जो निर्माण हुआ लावा के
उद्भेदन के कारण इसका निर्माण हुआ। ठीक है, लावा के उद्भेदन के कारण किसका निर्माण हुआ? तो दक्कन के पठार का निर्माण हुआ हमारा। किसके कारण? लावा के उद्भेदन के कारण। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे इस प्रकार से ये एक ज्वालामुखी है और यहां से लावा निकला ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात, ये इस प्रकार से। तो आपने देखा कि ये जो लावा निकला यहां पर क्या हुआ, एक पर्वत का आकार ले लिया इसने। किसका? पर्वत का। तो अगर इस प्रकार का ज्वालामुखी है तो ये किस प्रकार के पठार का निर्माण करेगा? पर्वतीय पठार का, जबकि पर्वत का निर्माण करेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी है इस प्रकार से, ठीक है, और जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये इस प्रकार से लावा निकला इसका, इस प्रकार से। तो आपको लग रहा होगा कि मैदान की तरह है ये। तो जब लावा फैला यहां पर तो किसका निर्माण हुआ भाई? तो दक्कन के पठार का। किस प्रकार के ज्वालामुखी से? इस प्रकार के ज्वालामुखी से। ठीक है, अगर ज्वालामुखी इस प्रकार से होता तो किसका निर्माण होता? पर्वत का। जबकि पर्वत की जो ऊंचाई होती है वो ज्यादा होती है पठार के मुकाबले। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मैप के माध्यम से कि हमारा जो दक्कन का पठार है उसमें मुख्यतः वो कौन कौन से राज्य के अंतर्गत है और उसका जो मुख्य भाग है वो किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, ये है हमारा भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। तो यहां पर सभी को पता है आपको कि यहां पर क्या था, ये थी आपकी विंध्यन श्रेणी। क्या थी ये? विंध्यन श्रेणी। ठीक है, विंध्यन श्रेणी के पश्चात एक नदी निकलती है यहां पर जिसका नाम है नर्मदा। तो यहीं पर एक भ्रंश भी है जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्मदा भ्रंश। मैं बता चुका हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं इसी बात को कि यहां पर एक भ्रंश है जिसका नाम है नर्मदा भ्रंश। पानी पी लो। क्या था ये? तो नर्मदा भ्रंश। ठीक है, चलिए उसके बाद ये पड़ती है इस प्रकार से, क्या? सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा रेंज के बाद एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? उसका नाम है ताप्ती। ठीक है भाई, क्या नाम है उसका? ताप्ती नदी। तो ये आपका इस प्रकार से क्या था? ये था आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल लाइन। और ये था पूर्वी घाट। ठीक है, और ये दक्षिण की पहाड़ियां, दक्षिण की पहाड़ियां।
तो ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इसको जो इसका जो मिलन स्थल है वो किस पहाड़ी को बोलते हैं? बताओ जल्दी से, चलिए कमेंट में बताओ भाई, किस पहाड़ी को बोलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल? तो ये दक्षिण की पहाड़ियां थी। तो ये जो पार्ट बचा आपका, ये कौन सा? ये इस प्रकार से ये क्या है आपका? तो इसको बोलते हैं हम दक्कन का पठार। ठीक है भाई, इसी को बोलते हैं हम दक्कन का पठार। शेप आप देख रहे हैं किस प्रकार से है ये? तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और इसके जो बीच का एरिया है ये, इसी को कहते हैं हम दक्कन का पठार। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिशन प्लेटो। डिशन प्लेटो। ठीक है, चलिए। तो ये जो दक्कन का पठार है, इसको हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। इसके 3 भाग हैं। वो कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, दक्कन का पठार 3 प्रकार से देखते हैं हम इसको। कौन कौन से प्रकार हैं? तो सबसे पहले जो पड़ता है हमारा, उसको बोलते हैं हम क्या? महाराष्ट्र का पठार। ठीक है भाई, इसी को बोलते हैं दक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं इसको? दक्कन ट्रैप। जो दूसरा पड़ता है हमारा, वो पड़ता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार के बाद जो इसी के अंतर्गत पड़ता है हमारा, वो पड़ता है आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार में भी 2 पठार पड़ते हैं। एक है तेलंगाना पठार, और दूसरा था कौन सा? रॉयल सीमा। ठीक है भाई, दक्कन के पठार को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, जिसमें जो पहला है हमारा, उसको बोलते हैं हम दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार। जो दूसरा है उसको बोलते हैं हम कर्नाटक का पठार, और थर्ड पर जो है वो है आंध्रा का पठार, जिसके अंतर्गत कौन कौन से पठार पड़ते हैं? तो तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा का पठार। क्योंकि जो तेलंगाना था हमारा, वो पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। ठीक है, चलिए। देखिए भाई, तो जो ये इस प्रकार से था। ये दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में ये यहां से एक नदी निकलती है, ब्लू से देखते हैं। यहां पर मैंने बताया था कि इस प्रकार से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है
नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, नर्मदा नदी दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो जो हमारा उत्तरी पार्ट है, जो उत्तर वाला भाग है हमारा, उसको बोलते हैं हम क्या? केंद्रीय उच्च भूमि। उच्च भूमि क्या बोलते हैं हम उसको? केंद्रीय उच्च भूमि। और जो हमारा दक्षिण वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम? दक्कन का पठार। तो मुख्यतः दक्षिण की ओर जो भाग है उसी को हम दक्कन का पठार बोलते हैं, जबकि जो उत्तरी भाग है इसका उसको केंद्रीय उच्च भूमि, जिसमें हम पढ़ चुके हैं केंद्रीय उच्च भूमि में क्या कि छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार आपने पढ़ा। तो सब कुछ वो किसमें आता है? केंद्रीय उच्च भूमि में। मैं बता चुका हूं इसमें। आप अगर विस्तार से एक एक क्लास देखेंगे सारी ज्योग्राफी की, स्टार्टिंग से ज्योग्राफी चल रही है, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं इसको कि केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन से पठार आते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है क्या? दक्कन का पठार। तो हमें दक्कन का पठार देखना है, ठीक है, ना कि केंद्रीय उच्च भूमि। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इसमें मेघालय का पठार है और छोटा नागपुर का पठार है, बहुत सारे पठार, और कौन सी नदियां उन पठारों में कहां से निकलती है, सब कुछ देख चुके हैं हम। ठीक है, चलिए भाई। तो ये जो पठार है, ये इसका जो विस्तार है वो किस किस राज्य के अंतर्गत है? तो इस पठार का विस्तार मुख्यतः, इसका विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है भाई? तो वो है आपका महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ये मुख्य रूप से पड़ता है। इसका जो विस्तार है वो अन्य राज्यों में भी है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कौन सा? तेलंगाना। ठीक है, मैंने बताया था कि दक्कन के पठार को हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं। एक है कौन सा? महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैप। सेकंड बताया मैंने तेलंगाना का, सॉरी क्या बताया था? कर्नाटक का पठार। उसके बाद जो मैंने बताया आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार में पहला था तेलंगाना का पठार और दूसरा था रॉयल सीमा। तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा हम किसके? केंद्रीय उच्च भूमि के साथ पढ़ चुके हैं, तो उसको अलग से क्लास है उसकी पूरी। ठीक है, तेलंगाना के पठार की और रॉयल सीमा की। तो हमको जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमको महाराष्ट्र का पठार और कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो आप मेरे साथ नोट कीजिए भाई, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम। मैप के माध्यम से मैं बता चुका हूं आपको। देखिए, निर्माण मैं बता चुका हूं, लावा के दरारी उद्भेदन के कारण इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, किसके? लावा के दरारी उद्भेदन के कारण, यानी कि जब दरार पड़ेगी और लावा निकला तो उसके कारण क्या हुआ? इसका, उसी के कारण इसका निर्माण हुआ। ठीक है,
इससे जो लावा निकला वो किस प्रकार का लावा था? तो वो था बेसिक लावा। क्या? बेसिक लावा। तो बेसिक लावा से जो चट्टानें निर्मित होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं हम बेसाल्ट चट्टानें। तो आप इस प्रकार से भी वो कह सकते हैं इसमें कि जो हमारा दक्कन का पठार है उसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो किस प्रकार की पाई जाती हैं? तो बेसाल्ट चट्टानें। यहीं पे क्लियर करना है आपको कि कैसी चट्टानें हैं इसके अंतर्गत? बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो लावा था, ये जो लावा वो नया लावा था भाई। ये उस वक्त का लावा नहीं था, उस टाइम का जिस टाइम पृथ्वी ठंडी हुई थी। ये बाद में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए ये वो लावा है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि कभी आप पुराने वाला लावा सोचने लगो कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जगह जगह विस्फोट हुए थे। ठीक है, चलिए। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कहां तक है? तो उत्तर में विंध्यन श्रेणी से दक्षिण में कहां तक? तो मैंने बताया कि पश्चिमी घाट का और नीलगिरी पहाड़ी तक। इसका जो विस्तार है वो उत्तर में विंध्यन श्रेणी से लेकर और दक्षिण में कहां तक? नीलगिरी पहाड़ी तक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। गुजरात में भी इसका जो क्षेत्र है वो पड़ता है। कभी आप सोचो कि गुजरात है तो गुजरात में नहीं पड़ता, महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि गुजरात में ही पड़ता है। छत्तीसगढ़ में भी इसका जो कुछ भाग है वो पड़ता है, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका आकार। तो इसका जो आकार है वो आपको मैंने दिखाया था इस प्रकार से, इस प्रकार से था ये। ठीक है, तो इसका आकार कैसा है? उल्टे त्रिभुज कार का। ठीक है, उल्टे त्रिभुजाकार का है ये, जिसका क्या? जिसका जो शीर्ष है, जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर है। ठीक है, इसका जो शीर्ष है ये देखिए वो किस ओर है? दक्षिण की ओर। ठीक है, त्रिभुज के आकार का है ये और इसका जो शीर्ष है वो दक्षिण की ओर है भाई। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि ये जो दक्कन का पठार है हमारा, ये जो नदियां हैं उनके कारण क्या हो रहा है? अपरदित हो रहा है लगातार। नदियों के द्वारा लगातार अपरदित हो रहा है। ठीक है, नदियों के कारण ये क्या हो रहा है? लगातार अपरदित हो रहा है। किस प्रकार से? देखिए, मैंने बताया
कि लावा के कारण क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। ये देखिए, ये एक, फिर मैंने बताया, देखो इस प्रकार से, इसमें 3 प्रकार बताए मैंने, कौन कौन से, तो दक्कन ट्रैप, ठीक है। दूसरा बताया मैंने कर्नाटक का पठार, तो थर्ड पर बताया आंध्रा का पठार, ठीक है भाई। मुख्यतः तो 3 ही है ये। पहला दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। सेकंड पर है कर्नाटक का पठार और थर्ड पर है आंध्रा का पठार। क्लियर है सभी को? चलिए, तो हमें जो देखना है इसमें, हमें देखना है दक्कन ट्रैप। सबसे पहले पढ़ते हैं हम दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार। चलिए, तो इसी को डालते हैं हम, क्या, यहां महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैप। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई ट्रैप होता क्या है। तो ट्रैप होती हैं सीढ़ियाँ, ठीक है, सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियाँ किस प्रकार से, लावा की सीढ़ियाँ, ये नहीं कि आप पौड़ी चढ़ गए, वो वाली सीढ़ियाँ नहीं। तो जो लेयर होती हैं उनको बोलते हैं सीढ़ियाँ इसमें, ठीक है, लेयर, यानी कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। तो महाराष्ट्र का जो पठार है उसमें हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि इस प्रकार से ये कोई ज्वालामुखी था भाई, ठीक है, कोई ज्वालामुखी था ये। अब इसमें क्या हुआ कि जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये इस प्रकार से लावा फैल गया, ठीक है, लावा फैला इस ओर भी। उसके बाद यहां पर कुछ वर्ष बीते और अनेक प्रकार की जो वनस्पति हैं और जीव जंतु हैं उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर कुछ वर्षों के बाद हुआ क्या कि इसमें फिर से विस्फोट हुआ और इसके ऊपर एक और क्या चढ़ गई, एक और परत चढ़ गई भाई। तो इन्होंने ये जो वनस्पतियां, जीव जंतु और जीवाश्म थे यहां पर, तो जब ये लेयर फिर से विस्फोट हुआ और लावा फिर से फैला यहां पर, तो उन्होंने क्या किया कि उसने यहां पर जो जीव जंतु और वनस्पति थी उसने उसको ढक दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुछ वर्ष फिर से बीते और यहां पर फिर से अनेक प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु रहने लगे, ठीक है। फिर कुछ वर्षों बाद फिर से एक विस्फोट हुआ इसमें और इस प्रकार से फिर से एक लेयर चढ़ गई इसके ऊपर। तो अनेक बार विस्फोट होने के कारण क्या हुआ कि इसमें जो जीवाश्म हैं वो इसके अंदर दब गए, वनस्पतियां और जीवाश्म थे, जो जीव जंतु यहाँ पर उत्पन्न हुए वो इसके अंदर दब गए। तो ये एक बहुत मोटी लेयर बन गई यहाँ पर, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र का जो पठार है वो ये नहीं कि बिल्कुल पतली या बहुत छोटी लेयर है,
ये बहुत बड़ी लेयर है, इसकी औसत ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तो हुआ क्या, ये इस प्रकार से देखिए, ये एक लेयर थी, इसके ऊपर ये, तो ये लेयर फर्स्ट, ये लेयर 2 और ये लेयर थर्ड। ठीक है, इस प्रकार की लेयरों के कारण ही क्या हुआ, तो ये जो महाराष्ट्र का पठार था इसका निर्माण हुआ। ठीक है, ये बहुत मोटी लेयर है भाई। चलिए, क्लियर है सभी को यहां तक? चलो, तो ये जो देखिए, ये जो लावा फैला यहां पर, ये लगभग कितने एरिया था इसका जिसमें ये फैला, तो ये लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। स्टार्टिंग में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि आपको जो वर्तमान में ध्यान रखना है, वर्तमान में अब कितना है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। वर्तमान में कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब 5 लाख कहां चला गया, तो नदियों के अपर्दन के कारण कुछ जो लावा था वो कहां पर चला गया, जैसे कि महाराष्ट्र से कुछ नदियां निकली और बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हो रही हैं वे, तो वो अपने साथ जो अपर्दित करती हैं किसी भी पहाड़ को या लावा को, तो वो ले जाकर कहाँ डाल देंगी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो कहाँ चला गया वो, बंगाल की खाड़ी में। लगातार अपर्दन के कारण ही जो वर्तमान में बचा हुआ है वो कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। ध्यान रखना है आपको। तो ये जो लावा था इसने क्या किया था, तो इसने पुरानी चट्टानों को ढक दिया था। तो ये यहां पर था क्या, महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, ये था महाराष्ट्र का पठार। उसके बाद ये पड़ता है आपका कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, ये राज्य था आपका केरल और ये तमिलनाडु। तमिलनाडु से ही लगा हुआ आंध्र प्रदेश, तो आंध्रा का पठार या रॉयल सीमा, क्या बोलते हैं इसको, रॉयल सीमा। आंध्रा से ही कटकर कौन सा राज्य बना, तेलंगाना, तो ये था आपका तेलंगाना का पठार। ये पढ़ चुके हैं हम, हमें पढ़ना क्या है इसमें अब, तो महाराष्ट्र का और कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो महाराष्ट्र का पठार पढ़ रहे थे हम। अब आपको देखना है कि ये जो महाराष्ट्र का पठार है ये किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो मैं बता चुका हूं कि जो दक्कन ट्रैप था हमारा वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है, बताओ किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है ये दक्कन ट्रैप, तो ये है बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, जबकि जो इसका संपूर्ण एरिया है
वहां पर ये देखो, देखते हैं भाई। तो जो वर्धा और कौन सी नदी है, और वैनगंगा, वहां पर आर्कियन चट्टानें भी पाई जाती हैं। ठीक है, आर्कियन या धारवाड़ चट्टानें, जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं उनका क्या नाम है, आर्कियन चट्टानें। वो बहुत हार्ड हैं और उन्हीं से निर्मित, तो उनसे थोड़ी सॉफ्ट हैं, वो कौन सी चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानें। तो ये था हमारा ये क्या है हमारा, तो ये है महाराष्ट्र का पठार। अब हम देखते हैं, मैंने बताया कि ये किन चट्टानों से निर्मित है, तो ये है, ये सारा बेसाल्ट चट्टानों के माध्यम से बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है, ये देखो। उसके बाद यहां से ये देखो, यहां पर एक नदी बहती है और एक है ये, जिसका नाम है क्या, इसको बोलते हैं हम वैनगंगा, वैनगंगा नदी। ठीक है, और जो दूसरी नदी थी मैंने बताया कौन सी, तो वर्धा नदी। तो जो वैनगंगा नदी है और जो वर्धा नदी है, यहां पर इनका जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहां पर पाई जाती हैं कौन सी, आर्कियन या धारवाड़ चट्टानें। ध्यान रखना है आपको, इसी में क्या है, इसका अपवाद है कि ये जो महाराष्ट्र का पठार है हमारा, ये किससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से। जबकि इसका जो कुछ क्षेत्र है कौन सा, वैनगंगा और जो वर्धा नदी है उसके जो मध्य का क्षेत्र है, वहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं आर्कियन या धारवाड़ चट्टानें। ध्यान रखना है, सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो आर्कियन चट्टानें हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, इससे थोड़ी कम हार्ड हैं कौन सी, धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, यहाँ पर जो खनिज है उनको खोज पाना इम्पॉसिबल है भाई, थोड़ा ज़्यादा कठिन है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जो धारवाड़ चट्टानें हैं यहाँ से खनिज आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये था क्या, यहां पर ये था रत्नागिरी, रत्नागिरी इस प्रकार से है ये रत्नागिरी। तो रत्नागिरी वाला जो एरिया है यहां पर भी किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो आर्कियन चट्टानें या धारवाड़। तो अब आपको पता चल गया कि जो आर्कियन या धारवाड़ चट्टानें हैं वो महाराष्ट्र के पठार में कहां कहां पर पाई जाती हैं, तो ये जो रत्नागिरी वाला पार्ट है यहां पर, और ये वैनगंगा और वर्धा नदी के मध्य का जो क्षेत्र है यहां पर। ठीक है, चलिए अब यहां से एक पहाड़ी पड़ती है यहां पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अजंता पहाड़ी। ठीक है, क्या है ये, अजंता पहाड़ी। उसके बाद एक और पहाड़ी पड़ती है यहां पे, कौन सी, तो यहां पड़ती है ग्वालीगढ़।
ठीक है, ग्वालीगढ़। उसके बाद ये वर्धा नदी से मिली हुई एक और पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है सतमला, सतमला पहाड़ी। ठीक है भाई, सतमला पहाड़ी के बाद जो ये पहाड़ी पड़ती है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम बालाघाट पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी। कहां पर पड़ती है ये? तो इसी में पड़ती है, महाराष्ट्र के पठार में या दक्कन ट्रैप में। इसके बाद जो पहाड़ी पड़ती है ये था आपका क्या, इस प्रकार से पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के पास में ही यहीं पे ये पड़ती है आपकी ये हरिश्चंद्र रेंज या हरिश्चंद्र पहाड़ी। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो महाराष्ट्र का पठार था इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं और कहां पर पड़ती हैं। ठीक है, अब इससे कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं, मैं बता रहा हूं आपको, इसी में क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नदी कौन सी पहाड़ी के मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो ये जो सतमला और बालाघाट पहाड़ी है हमारी, इसी के मध्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, इस प्रकार से एक नदी प्रवाहित होती है किस ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर, जिसका नाम है गोदावरी नदी। तो आपने देखा कि जो गोदावरी नदी है वो किस किस पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है, तो सतमला और बालाघाट पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद यहां पर तो ये कौन सी थी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो हरिश्चंद्र पहाड़ी और बालाघाट पहाड़ी के मध्य जो नदी प्रवाहित होती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है भीमा नदी। ठीक है, क्या नाम है उसका, भीमा नदी। फिर यहां से यह है आपका क्या, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है और वो यहां पर प्रवाहित होती है हरिश्चंद्र पहाड़ी के समानांतर, जिसका नाम है क्या, कृष्णा नदी। क्लियर है सभी को? तो कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र के जो पठार है उसके अंतर्गत पड़ती है और उसके मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, आपने देखा, ये बताया मैंने, अजंता की पहाड़ी, ये ग्वालीगढ़, ये थी सतमला और बालाघाट, उसके बाद बताया मैंने हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो सतमला और गोदावरी नदी, सॉरी, सतमला और जो बालाघाट पहाड़ी है उसके मध्य जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है, और ये बालाघाट और हरिश्चंद्र जो पहाड़ी है उसके मध्य जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है भीमा नदी। हरिश्चंद्र
ये महाबलेश्वर से निकलती है कौन सी नदी? कृष्णा। और ये हरिश्चंद्र रेंज के समानांतर प्रवाहित होती है। तो आपको महाराष्ट्र के पठार में 3 नदियां ध्यान रखनी है, और मैंने बता दिया कि कौन सी नदी कहां से बहती है और किन पहाड़ियों के मध्य बहती है। तो जो गोदावरी नदी है वो कहां से निकलती है? चलिए भाई, यहीं पे बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। प्रमुख नदियां इसी प्रकार से नोट करेंगे आप, प्रमुख नदियां। इसकी जो प्रमुख नदियां थी वो मैंने पहली बताई आपको, कौन सी? गोदावरी। उसके बाद मैंने बताई आपको भीमा नदी, भीमा नदी। और तीसरी जो नदी बताई उसका नाम था कृष्णा। मैंने बताया आपको कि इनका जो उद्गम स्थल है वो कहां कहां पर है। तो यहां पर देखते हैं, जो कृष्णा नदी है वो कहां से निकलती है? बता चुका हूं मैं आपको, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पर्वत से। ठीक है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है ये महाबलेश्वर पर्वत। उसके बाद जो भीमा नदी थी वो कहां से निकलती है? तो वो निकलती है भीमशंकर पहाड़ी से। कहां से? भीमशंकर पहाड़ी से। भीमा के बाद जो गोदावरी नदी थी वो निकलती है महाराष्ट्र में ही, नासिक के पास। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। ठीक है, किससे? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। तो आपको पता चल गया कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और महाराष्ट्र के पठार में कितनी नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, 3 नदियां ध्यान रखनी है आपको। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, भीमा नदी भीमशंकर पहाड़ी से निकलती है, और जो थर्ड है कृष्णा, वो कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। ठीक है, चलिए भाई। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, किसकी? महाराष्ट्र पठार की। आप ध्यान देंगे, सर्वोच्च चोटी। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है कलसुबाई। ठीक है, क्या नाम है उसका? कलसुबाई। और एक और है, कौन सी? सेलहर। ठीक है, कौन सी? सेलहर। तो ध्यान रखना है आपको कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? कलसुबाई और सेलहर। ठीक है, तो ये जो कलसुबाई है ये कहां पर पड़ती है? तो ये पड़ती है हरिश्चंद्र रेंज में। कहां पर स्थित है ये? हरिश्चंद्र रेंज में। ध्यान रखना है आपको। और ये इसकी सर्वोच्च चोटियां हैं, कलसुबाई और सेलहर। उसके बाद जो पॉइंट है उसमें हम देखते हैं, आपने सुना होगा सालसेट द्वीप, यानी कि जो मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो वो सालसेट द्वीप पर। अंग्रेजों को मिला था भाई वो दहेज में, आपने पढ़ा होगा। देखिए,
ये था महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, महाराष्ट्र का पठार। अब इसमें देखते हैं प्रमुख नगर। इसमें कौन सा नगर कहां पर स्थित है? तो सबसे पहले यहां पर पड़ता है हमारा क्या? नागपुर। नागपुर। नागपुर के बाद ये था क्या? पश्चिमी घाट, इस प्रकार से। और यहां पर पड़ता है नासिक। ठीक है, क्या पड़ता है? नासिक। नासिक के ही पास में पड़ता है एक और, जिसको नाम है पुणे या पूना। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि कौन सा शहर महाराष्ट्र के पठार में कहां पर पड़ता है। तो यहां पर पड़ता है नासिक, उसके बाद पुणे, फिर यहां पर पड़ता है कौन सा? नागपुर। क्लियर है? चलिए, एक और शहर पड़ता है यहां पर, कौन सा? ये, जिसका नाम है सोलापुर। कौन सा? सोलापुर। सोलापुर कहां पर पड़ता है? यहां पर। अब मैंने बताया था कि ये जो पश्चिमी घाट था, तो यहां पर तटीय मैदान भी है, जिसको आप बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इस मैदान को, बताओ? तो इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है भाई, तो यहां पर है ये इस प्रकार से। इसी पर यहां एक द्वीप है, जिसका नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। ठीक है, कहां पर है ये? यहां। तो इसी के ऊपर कौन सा शहर स्थित है महाराष्ट्र का? तो वो है मुंबई। ध्यान रखना है आपको कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर, जो कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसी के पास में यहां पर यह पड़ता है एक और शहर, थाने। ठीक है, कौन सा? थाने। थाने के बाद जो शहर पड़ता है ये यहां पे, ये उसका नाम है रोहा। क्या नाम है उसका? रोहा। तो रोहा के बाद यहां पर पड़ता है कोल्हापुर। कोल्हापुर। और ये केरल में एक शहर पड़ता है मंगलोर। मंगलोर। तो आपने देखा कि कौन सा शहर महाराष्ट्र के जो पठार है उस पर पड़ता है। तो यहां पर पड़ता है कोल्हापुर, रोहा, मुंबई किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर। यह था नासिक, पुणे, नागपुर और सोलापुर। ठीक है, तो ये जो रोहा है, रोहा से मंगलोर के मध्य आपका एक बहुत ही फेमस रेल मार्ग भी है, जिसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कोंकण रेलवे। कहां से कहां तक है? तो रोहा से मंगलोर तक। ठीक है, चलिए, तो ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, ये सभी को समझ में आ गया?
तो मैंने बताया कि इसका निर्माण जो हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, लावा के, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो जो लावा फैला उसके कारण क्या हुआ, तो इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा कि जो लावा निर्मित क्षेत्र होता है वहां पर कैसी मिट्टी की अधिकता होती है, तो यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी। कैसी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, कपासी मिट्टी या रेंगुर मिट्टी। कपासी मिट्टी या रेंगुर मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी में जो मुख्यतः फसलें होती हैं, काली मिट्टी वो होती है कपास, गन्ना, तिलहन, दलहन और मूंगफली आदि। इसमें अत्यधिक मात्रा में होती हैं इस मिट्टी में। तो ध्यान रखना है आपको कि जो काली मिट्टी है वो किस क्षेत्र में है, तो वो महाराष्ट्र का जो पठार है इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। इसमें जो मुख्य फसलें होती हैं वो होती हैं कपास, गन्ना, तिलहन, दलहन और मूंगफली। तो भाई जब कपास ज्यादा होगा तो किस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो ये मिलेगा टेक्सटाइल उद्योग। ठीक है, किस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा कपास की अधिकता के कारण, टेक्सटाइल उद्योग या वस्त्र उद्योग। ठीक है, और गन्ना है यहां पर, कौन सा, गन्ना। तो गन्ने के कारण क्या होगा, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग की अधिकता होगी। क्लियर है सभी को। तो भाई इसमें हम महाराष्ट्र का पठार पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कर्नाटक का पठार। यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम डे पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।